Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Azmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10 की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें मिल रहे हैं बेटा आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स अगर आप लोग CBSE बोर्ड से आते हैं, हम आपको KG से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए और जाकर ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर लीजिए थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू बेटा फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन योर वे यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का हमारा अमेजिंग सा धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं बेटा आपका ये इंपॉर्टेंट सेशन। प्रीवियस वीडियो में बेटा मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था, तो अगर आपने उस सेशन को मिस किया है तो आप जाकर उस सेशन को लगा लीजिए, बिकॉज वो सेशन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई देखते हैं पहला क्वेश्चन। सो अ पर्सन हैज़ अ हियरिंग रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। What are the typical wavelength of sound waves in air corresponding to these two frequencies? Take the speed of a sound in air is इतना। ओके, तो पहला है बेटा वेरी शॉर्ट में इन्होंने ये बोला है कि भाई आपके पास, पहले हम गिवन लिखते हैं, ठीक है। गिवन क्या क्या है, ये बोले बेटा एक पर्सन है जिसकी हियरिंग रेंज इतनी से इतनी है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो दो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है मैम। व्हाट आर अ टिपिकल वेवलेंथ, आपसे वेवलेंथ पूछ रहे हैं बेटा इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के लिए, ठीक है। और आपको स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है इन एयर, तो भाई स्पीड तो सेम ही रहेगी साउंड की एयर के अंदर, है ना। यस मैम, तो मतलब कि आपकी स्पीड ऑफ साउंड कितनी है 344 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो आपकी सेम रहेगी। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं बेटा 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, मतलब आपकी जो F1 है वो है 20 हर्ट्ज, और जो आपकी F2 है बेटा वो हो जाएगी, वो आपकी 20 किलो हर्ट्ज है, बट आपको उसको 20 हर्ट्ज, मतलब किसमें, सॉरी वो 20 किलो हर्ट्ज है ना, बट आपको इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको मैं बता दूं बेटा यहाँ पे कि आपका 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं, ठीक है। तो अगर आप 20 किलो हर्ट्ज को कन्वर्ट करोगे, ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 1000 एंड दिस विल इक्वल टू 20,000 हर्ट्ज। दिस विल इक्वल टू 20,000 हर्ट्ज। देन बेटा आपको क्या गिवन है, आपको वेवलेंथ फाइंड करनी है। क्या आपको वेवलेंथ फाइंड करनी है, आपको λ1 फाइंड करना है, λ2। फॉर λ1 λ2 क्यों लिखा है बेटा मैंने यहाँ पे, क्योंकि आपको दो फ्रीक्वेंसीज गिवन है F1 एंड F2। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम, तो ये आपको फाइंड करनी है। तो अब आप कैसे फाइंड करेंगे बेटा, बाय यूजिंग वेव इक्वेशन, ठीक है। बाय यूजिंग वेव इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट द λ1 एंड λ2। सो बाय यूजिंग वेव इक्वेशन, बेटा वेव इक्वेशन को आप यूज़ करिए। वेव इक्वेशन क्या कहती है, V इज इक्वल्स टू F इंटू लैम्डा, ठीक है। दिस इज अ वेव इक्वेशन हियर। अब आपको लैम्डा फाइंड करना है बेटा, तो लैम्डा के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा के लिए बेटा आपका F जो मल्टीप्लाई में है वो अपॉन में आ जाएगा, मतलब V अपॉन F। तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करिए बेटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से λ1 निकालेंगे, तो स्पीड तो सेम है साउंड की, ठीक है, एयर में, और F1 हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो V क्या है बेटा, V है 344 सॉरी, और F1 है बेटा कितना 20। F1 कितना हो जाएगा, F1 आपका 20 हो जाएगा। अब आप सिंपली बेटा इसको कैंसिल कर दीजिए 2 से तो ये चला जाएगा बेटा 10 टाइम्स, ये जाएगा आपका 172। अब बेटा ये आपका 0 है, नीचे आप एक यहाँ पे डेसिमल है, तो एक डिजिट आगे डेसिमल आ जाएगा आपका 17.2 मीटर। और आपको पता है बेटा लैम्डा को हम किस में कैलकुलेट करते हैं, लैम्डा इज द वेवलेंथ, तो बेटा 17.2 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 17.2 मीटर। तो आपने λ1 निकाल लिया, अब हम लोग निकालेंगे बेटा λ2। चलो λ2 भी ही निकाल लें, तो λ2 इज इक्वल्स टू V अपॉन F2। तो V आपका कितना है बेटा, V है आपका 344 बाई F2 कितना है बेटा, आपकी F2 है 20,000। तो क्या होगा बेटा, वही 2 से काटो आप इसको, तो ऊपर आएगा आपका 172 और नीचे आएगा बेटा आपका कितना, ठीक है। तो अब जब आप इसको करोगे बेटा, तो नीचे आपका कितना रहेगा, 4 0 आ जाएंगे, एक हटेगा, तो आपके 0.0172 मीटर, 0.0172 मीटर, ठीक है। तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, इतनी फ्रीक्वेंसी पर वेवलेंथ हो जाएगी आपकी 17.2, मतलब कि मीटर से लेकर 0.0
172 मीटर तक। और अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप इजीली इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। मैंने आपको लैम्डा 1 और लैम्डा 2 कैलकुलेट करके दे दिया है। लैम्डा 1 लैम्डा 2 मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दे दिया है। चलिए, सो आपका आंसर हो जाएगा बेटा इतना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका क्या, 2। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ ए साउंड इज इतना, ठीक है। ये बोल रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी है बेटा सोर्स ऑफ साउंड की वो इतनी है, कितनी, 100 हर्ट्स। हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट, तो 1 मिनट में कितना वाइब्रेट करेगी। देखो पहले आप गिवन लिखो, क्या क्या गिवन है आपको। आपको गिवन है बेटा यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे गिवन देखूंगी बेटा तो गिवन में आप देख रहे हैं बेटा आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी विच इज 100 हर्ट्स। आपको टाइम भी गिवन है बेटा बट वो 1 मिनट गिवन है। टाइम कितना गिवन है, 1 मिनट। तो मिनट में थोड़ी होता है, सेकंड में होता है आपका टाइम। तो टाइम पहले आप इसको मिनट से सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए बेटा। तो 1 मिनट में बेटा कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट में होते हैं आपके 60 सेकंड्स, है ना। तो आपका टाइम हो जाएगा 60 सेकंड्स। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं बेटा हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेशन, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पूछ रहे हैं बेटा, ये नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ये आपसे पूछ रहे हैं। तो इसको आप कैसे करोगे बेटा, देखो आपको पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। फ्रीक्वेंसी होता है बेटा आपका नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर मिनट, यस मैम, मतलब पर मिनट कह रही, सॉरी पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, पर सेकेंड। तो अब आप क्या करो बेटा, अगर आपको नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कैलकुलेट करने हैं तो अगर आपको नंबर ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट करने हैं तो फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई टाइम से कर दो, है ना, यस मैम। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्स की और टाइम कितना, टाइम है बेटा 60 सेकंड्स का। तो ये हो जाएगा आपका 6000 टाइम्स। तो मतलब कि वो जो आपका सोर्स है वो कितनी बार वाइब्रेट करेगा बेटा, वो आपका 6000 टाइम्स वाइब्रेट करेगा अगर उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 100 हर्ट्स की और वो टाइम लेगा अगर आपका कितना, 1 सेकेंड का। स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो भाई स्क्रीनशॉट इसका। समझ में आ गया बेटू, बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना समझ में, यस मैम। चलिए नेक्स्ट, तो 6000 टाइम्स। नेक्स्ट आते हैं बेटा व्हाट इज रिवर्बरेशन, हाउ कैन इट बी रिड्यूस, ठीक है। रिवर्बरेशन क्या होता है बेटा और आप इसको किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। मैंने आपको ये बताया था बेटा जो आपकी लार्ज सीलिंग हॉल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर इको प्रोड्यूस होती है नहीं होती है, मतलब कि आपके जो बड़े बड़े बिग हॉल्स होते हैं वहाँ पे आपकी इको प्रोड्यूस होती है। तो हम ये कहते हैं बेटा कि जब वो इको प्रोड्यूस होती है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने की वजह से आपकी मल्टीपल इकोज प्रोड्यूस होती हैं, वो थोड़े टाइम तक के लिए परसिस्ट कर जाती हैं वहाँ पे, ठीक है। सो रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ड्यू टू विच साउंड परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। तो बेटा रिपीटेड रिफ्लेक्शन होने की वजह से जो आपका साउंड होता है बेटा वो कुछ टाइम के लिए परसिस्ट कर जाता है। क्या कर जाता है बेटा, आपका कुछ टाइम के लिए परसिस्ट कर जाता है, मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्बरेशन। अभी बोल रहे हैं बेटा आप इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है बेटा, आपको क्या करना है, आपको प्रॉब्लम क्या होगी, देखो रिवर्बरेशन से प्रॉब्लम क्या होती है, रिवर्बरेशन से प्रॉब्लम ये होती है बेटा रिपीटेड साउंड से आपके मतलब रिपीटेड अगर इकोज रहेंगी बेटा तो वहाँ पे मल्टीपल साउंड प्रोड्यूस होगा, जिससे कि क्या होगा आपका जो साउंड है वो ब्लर कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, जिससे की वजह से आपको क्लियरली कोई एक पर्टिकुलर साउंड सुनाई आने से रहा, यस मैम, क्लियरली हमें कोई पर्टिकुलर साउंड सुनाई नहीं आता है इसमें। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा कि भाई आपको अगर इस चीज़ को ओवरकम करना है बेटा तो आप क्या करिए बेटा, आप ऐसी चीज़ों को यूज़ करिए जो साउंड एब्जॉर्बर्स हों, ठीक है, क्योंकि वो जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने की वजह से, मल्टीपल रिफ्लेक्शन मतलब कि मल्टीपल क्योंकि इको क्या है, इको इज द रिफ्लेक्टेड साउंड। तो बेटा मल्टीपल इकोज होने की वजह से बेटा आपको ये करना है, आप उन इको का नंबर कम कर दीजिए। अब आप उन इको का नंबर कैसे कम करेंगे बेटा, उन इको का नंबर आप ऐसे कम करेंगे, आपको कुछ साउंड एब्जॉर्बर्स वहाँ पे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे हम कैसे साउंड एब्जॉर्बर, बेटा आप कभी किसी ऑडिटोरियम में गए हैं या आप सिनेमा हॉल में तो पक्का गए होंगे, तो आपने देखा होगा बेटा वहाँ पे कर्टन्स होते हैं लगे हुए, है ना, मोटे फैब्रिक के उन्होंने लगा रखे होते हैं, कारपेट्स डाल रखे होते हैं, है ना, सीट को भी ऐसे डिज़ाइन करते हैं बेटा वो जो साउंड एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करे। सो टू रिड्यूस रिवर्बरेशन, अगर आपको रिवर्बरेशन को रिड्यूस करना है बेटा तो द रूफ एंड वॉल ऑफ द ऑडिटोरियम आर जनरली कवर्ड विद अ साउंड एब्जॉर्बेंट मटीरियल। तो बेटा जो रूफ है और जो वॉल है ऑडिटोरियम के, आप उसको जनरली किससे कवर करते हैं बेटा, साउंड एब्जॉर्बर मटीरियल से कवर करते हैं, जैसे कि आपका कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर और ड्रेपरीज। द सीट मटीरियल आर ऑल्सो सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़। भाई इवन जो आपका जो सीटें वहाँ पे पड़ी हुई हैं उनके मटेरियल को भी आप लोग इस तरीके से चूज़ करते हैं कि भाई हम लोगों को मतलब कि वो साउंड को एब्जॉर्ब करे, क्या बेटा कि वो आपके साउंड को एब्जॉर्ब करे, इस तरीके से बेटा उनके मटेरियल को भी चूज़ किया जाता है।
समझ में आता पॉइंट आप लोगों को? यस मैम, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप इसका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन कंप्रेशन प्रेशर डेंसिटीज, ये बोल रहे हैं बेटा कंप्रेशन में प्रेशर डेंसिटी क्या होती है। देखो सबसे सिंपल सी बात है बेटा कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कंप्रेशन क्या होता है। मैंने आपको एक बात बोली थी बेटा, मान लीजिए ये आपके पास कोई मीडियम है और वहाँ पे एयर के पार्टिकल्स हैं। तो मान लो यहाँ पे जैसे आपका ट्यूनिंग फॉर्क है, ये आपका क्या है बेटा, ये है आपका ट्यूनिंग फॉर्क, है ना, और ये है बेटा इसके प्रॉन्ग्स, क्या है बेटा, ये है इसके प्रॉन्ग्स, ठीक है, ये ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ग्स हैं। तो हम ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं बेटा यहाँ पे कि भाई आपका जब आप इसको ऐसे स्ट्रक करोगे तो ये वाइब्रेट करेगा। तो बेसिकली बेटा ये ऐसे ऐसे इधर साइड कोई वाइब्रेट करेगा, इधर साइड कोई वाइब्रेट करेगा, ऐसे ये इधर साइड कोई वाइब्रेट करेगा, इधर साइड कोई वाइब्रेट करेगा। बट मान लीजिए मैं सिर्फ इधर साइड के प्रॉन्ग को ले रही हूँ, तो हम देखेंगे बेटा जब ये इधर साइड को आएगा तो यहाँ पे जो एयर के पार्टिकल्स होंगे बेटा वो अपनी फिक्स पोजिशन में है ना, वो एक सर्टेन गैप पर थे, बट एक एनर्जी की वजह से बेटा वो ना मतलब वाइब्रेट करेंगे, मतलब कि वो आगे को पुश हो जाएंगे। यस मैम, तो अपने प्लेस पे वाइब्रेट करेंगे बेटा, तो कहीं कहीं पर एयर की डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा आपकी, मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स काफ़ी करीब आ जाएंगे, ठीक है, कहीं कहीं वो एयर के पार्टिकल्स आपके ऐसे दूर दूर रहेंगे। तो जिस रीजन में बेटा वो आपके एयर के पार्टिकल्स करीब आ जाएंगे, हाँ, जिस रीजन में आपके वो एयर के पार्टिकल्स करीब आ जाएंगे बेटा उसको हम लोग बोलेंगे कंप्रेशन रीजन, ठीक है, और जिसमें वो दूर रहेंगे बेटा उसको हम लोग बोलेंगे रेयरफेक्शन। क्या बोलेंगे बेटा हम उसको बोलेंगे रेयरफेक्शन। तो हम ये देखते हैं कंप्रेशन वाले रीजन में क्या होता है बेटा, प्रेशर बढ़ जाता है और डेंसिटी भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कंप्रेशन रीजन में प्रेशर डेंसिटी क्या हो जाती है बेटा आपकी, वो आपकी हाई हो जाती है। क्या बेटा, वो आपकी हाई हो जाती है, ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को, ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आपकी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी आपकी कंप्रेशन में, क्योंकि बेटा सिंपल सी बात है, कंप्रेशन का मतलब ये, कंप्रेशन का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स थे मीडियम के वो क्या हो चुके हैं बेटा, वो कंप्रेस हो चुके हैं। क्या, जो मीडियम के पार्टिकल्स थे बेटा वो क्या हो चुके हैं, वो आपके कंप्रेस हो चुके हैं। समझ में आ गया इतना पॉइंट आप लोगों को? यस मैम, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आता है बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी आर। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, सेकंड, सेकंड इनवर्स, सेकंड स्क्वायर या डेकॉन सेकंड, मतलब सेकंड इनवर्स। देखो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, कि आपने कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस किया पर सेकंड, है ना। और बेसिकली आपका टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड होता है कि आपने कितने कंप्लीट, मतलब कि आपने एक वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लिया, वो आपका रहता है ना फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है बेटा अगर मैं टाइम पीरियड से रिलेट करूँ तो 1/t हो जाएगा। टाइम पीरियड को हम सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सेकंड इनवर्स, क्या सेकंड इनवर्स हो जाएगी बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी, है ना। वैसे आपकी फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, हर्ट्ज होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो एसआई यूनिट हो जाएगी फ्रीक्वेंसी की सेकंड इनवर्स, ठीक है, डन। यस मैम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। सो स्टूडेंट ये आपके वेरी शॉर्ट थे, ठीक है, मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट करा दी हैं। अब आते हैं बेटा हम लोग किस पे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पे। किसको देखेंगे अब हम लोग देखने वाले हैं आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को, और देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। सो व्हाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये आता है बेटा कि आपके साउंड वेव्स को हम लोग मैकेनिकल वेव्स क्यों बोलते हैं। देखो साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए जरूरत पड़ती है एक मीडियम की, ठीक है। अब द मीडियम कैन बी एनीथिंग, आपका सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, कुछ भी आपका वो मीडियम हो सकता है। फिर मैंने आपको ये बताया था बेटा, अगर मैं यहाँ पे स्पीड की बात करूँ उन साउंड्स के, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि भाई जो आपकी साउंड वेव्स हैं, मान लीजिए ये आपका सोर्स है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर बेटा सोर्स है और यहाँ पर आपका रिसीवर है, ये आपका रिसीवर है। तो क्या होगा बेटा, यहाँ से आपके सोर्स से रिसीवर तक आवाज़ जाएगी मीडियम के थ्रू, ठीक है। अभी मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है बेटा, इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड एंड इट कैन बी गैस। हम ये देखते हैं बेटा कि उसी के बेस पर आपकी स्पीड ऑफ साउंड भी इस पर वेरी करती है। जैसे कि आपका हम बोलते हैं जैसे कि आपकी सॉलिड में आपकी स्पीड ज़्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है बेटा, और गैस में सबसे कम होती है ना, सबसे कम होती है। तो मैकेनिकल वेव्स क्यों है बेटा साउंड वेव्स आपकी, क्योंकि भाई इनको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। समझ में आ गया था पॉइंट आप लोगों को? यस मैम, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। So student, since sound waves need a medium for their propagation, therefore we can say that sound waves are mechanical waves. हम ये देखते हैं बेटा साउंड वेव्स को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है
प्रोपेगेशन के लिए, प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है बेटा, प्रोपेगेशन का मतलब होता है ट्रांसमिशन, ठीक है। ट्रांसमिशन के लिए साउंड वेव्स को किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, मीडियम की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि साउंड वेव्स आपकी मैकेनिकल वेव्स होती हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून, ठीक है। सपोज करो बेटा कि आप और आपका दोस्त मून पर हैं। विल यू एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस बाय योर फ्रेंड, क्या आप किसी साउंड को सुन पा रहे हैं जो आपके फ्रेंड ने प्रोड्यूस किया है। देखो आप मून पर हैं, तो वो बोलते हैं ना कि हम बोलते हैं कि कभी आप मतलब इस शहर में हैं, मुस्कुराइए, ऐसे बोलते हैं ना, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, यस मैम। तो बेसिकली आप मून पर हैं तो आप मुस्कुराइए इस बात पे। बेटा मून पे जब आप आपस में दोनों बातें कर रहे हैं तो आपको सुनाई नहीं आ रही है एक दूसरे की, क्या बेटा, आपको एक दूसरे की सुनाई नहीं आ रही है। आपको एक दूसरे की सुनाई क्यों नहीं आ रही है बेटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे बेटा कि जो मून होता है, मून पर कोई एटमॉस्फेयर तो होता नहीं है, क्या मून पर कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता है बेटा। तो अगर मून पर आपका कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता है तो उस केस में हम लोग क्या देखेंगे बेटा, उस केस में हम लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि भाई जब वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पे कोई एयर के पार्टिकल्स ही नहीं है। और आपको पता है बेटा जो ट्रांसमिशन होता है वो एयर के पार्टिकल्स के वाइब्रेट होने की वजह से होगा, है ना। साउंड वेव्स जो बनेंगे बेटा, देखो बेसिकली साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो साउंड वेव बन कैसे रही है बेटा, वो साउंड वेव बन रही है जब जो आपके मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं बेटा वो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, क्या वो पार्टिकल्स जब आपके वाइब्रेट कर रहे हैं तब जाकर बेटा वो आपकी साउंड वेव बन रही है, तब जाकर क्या बन रही है वो आपकी, तब जाकर वो आपकी साउंड वेव बन रही है। समझ में आ रहा है इतना पॉइंट आप लोगों को, यस मैम। तो बेसिकली अगर आप मून पर हैं तो आप अपनी फ्रेंड से अगर बात भी करने की कोशिश कर रहे होंगे तो आप उसको सुन नहीं पाएंगे। सो देयर इज अ नो एयर ऑन मून, बेटा मून पर कोई एयर नहीं है ना। Hence there is a no medium for sound propagation on moon, इसलिए वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है बेटा जिससे साउंड को ट्रांसमिट कराया जा सके। एज अ रिजल्ट मी एंड माई फ्रेंड विल नॉट बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस बाय माई फ्रेंड, है ना, यस मैम। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। सबसे पहले बेटा बात शुरू करते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव से। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, हम ही देखते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है। मान लीजिए ये आपकी डायरेक्शन है वेव की, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव, ये क्या है बेटा, ये है आपकी डायरेक्शन ऑफ वेव। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं बेटा कि आपके जो पार्टिकल्स हैं, मान लो ये डायरेक्शन है ए और बी, ठीक है, ए से बी की तरफ डायरेक्शन है, तो हम देखेंगे जो आपका पार्टिकल है बेटा वो पार्टिकल बेस ए और बी के टूवर्ड्स ही क्या कर रहा है बेटा, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज द वाइब्रेटिंग पार्टिकल, दिस इज योर वाइब्रेटिंग पार्टिकल। तो हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पे कि आपकी जो डायरेक्शन है वेव की और जो डायरेक्शन है वाइब्रेटिंग पार्टिकल की वो एक दूसरे के पैरेलल है ना, वो एक दूसरे क्या है बेटा, पैरेलल है। तो ये होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या होती है बेटा, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। हम देखते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर ना कंप्रेशन रीजन्स बनते हैं आपके और रेयरफेक्शन रीजन्स बनते हैं। क्या कंप्रेशन रीजन्स बनते हैं और रेयरफेक्शन रीजन बनते हैं। तो हम ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं बेटा, उसी के बेस पर हम लोग इसके ग्राफ को भी क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो इसका जो ग्राफ होता है बेटा, क्या इसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ होता है इसका डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ। वो क्या होता है बेटा, वो होता है इसका डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ। डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ में हम लोग क्या देखते हैं बेटा, यहाँ पर दिस इज द वेव। अब क्या होगा बेटा, आप देखेंगे बेटा यहाँ पे कि ये आपका नॉर्मल डेंसिटी रीजन है, यहाँ पर आपका ये नॉर्मल डेंसिटी रीजन है। ये हो जाएगा बेटा आपका हायर डेंसिटी रीजन। डेंसिटी ज़्यादा होती है नॉर्मल से। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, नीचे की तरफ डेंसिटी कम होगी नॉर्मल से। देन नॉर्मल। समझ में आता पॉइंट आप लोगों को, यस मैं भी चीज़ समझ में आई। तो हम देखेंगे बेटा इस तरीके से आपका ये जो ग्राफ है ये आपकी ऐसे कंप्रेशन रेयरफेक्शन कंप्रेशन रेयरफेक्शन। सो दिस रीजन इज कॉल्ड बेटा कंप्रेशन रीजन एंड दिस रीजन इज कॉल्ड बेटा रेयरफेक्शन रीजन। समझ में आया। फिर हम देखते हैं बेटा जितनी भी आपकी जो साउंड वेव्स हैं ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। क्या साउंड वेव्स, एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं साउंड वेव, साउंड वेव्स इन एयर। यहाँ पे क्या होती है बेटा, ये होती हैं आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं बेटा ये आपकी, ठीक है।
तो आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं बेटा ट्रांसवर्स वेव को। तो हम यहीं पे कंपैरिजन में ट्रांसवर्स वेव को भी देखेंगे। चलिए आइए ट्रांसवर्स वेव को देखते हैं। सो ट्रांसवर्स वेव की अगर मैं बात करूँ बेटा, ठीक है, दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव। तो हम देखते हैं बेटा ट्रांसवर्स वेव के अंदर कि मान लीजिए इसमें क्या होता है बेटा, ये मान लीजिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव। ये क्या है बेटा, ये वेव की डायरेक्शन है। क्या है ये आपकी वेव की डायरेक्शन है। हम ये देखते हैं बेटा जो पार्टिकल और वेव की डायरेक्शन होती है ना, वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होती है। सो बेसिकली आपका जो पार्टिकल है बेटा वो ऐसे ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो दिस इज वाइब्रेटिंग पार्टिकल। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई दी वाइब्रेटिंग पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ वेव इज एट 90 डिग्री, इज एट 90 डिग्री, ठीक है। हम देख रहे हैं बेटा यहाँ पे कि जो आपकी वाइब्रेटिंग पार्टिकल है और जो आपकी डायरेक्शन है वेव की वो किस पर है, वो आपके 90 डिग्री पर है। किस पर है बेटा, वो आपके 90 डिग्री पर है। अब बेटा अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँगी, किसकी बात करूँगी, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँगी बेटा, तो हम देखेंगे बेटा इसका जो ग्राफ होता है बेटा वो बनता है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो बेटा वो एक हम्प का फॉर्मेशन करेगा, एक एलिवेशन बनाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्रस्ट। जब वो नीचे की तरफ आएगा बेटा तो वो एक डिप्रेशन का फॉर्मेशन करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रफ। क्या बोलेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रफ। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम लोग यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि आपका इसका जो ग्राफ होता है बेटा वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, इसमें हम लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे बेटा आपका कि ये आपका क्या हो गया, दिस इज द पॉइंट ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। क्या है बेटा, ये है आपका पॉइंट ऑफ या लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, लाइन ऑफ अरे जीरो डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा, आप देखेंगे पार्टिकल का ऊपर की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, नीचे की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये ऐसे करेगा। तो बेटा ये वाला जो रीजन है ये है आपका क्रस्ट, मतलब ये वाला जो रीजन है, और ये वाला जो रीजन है बेटा ये है आपका ट्रफ, ठीक है। तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा बेटा डिस्प्लेसमेंट, है ना, और नीचे की तरफ बेटा नेगेटिव होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो हम देखें बेटा इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं बेटा कि भाई जब आप वाटर सरफेस पर किसी पत्थर को फेंकोगे या साउंड को भेजोगे तो वो आपकी ट्रांसफर वेव्स होती हैं, क्या बेटा, वो आपकी ट्रांसफर्स वेव्स होती हैं। लाइट आपकी एक ट्रांसफर्स वेव है, लाइट आपकी क्या है बेटा, लाइट आपकी एक ट्रांसफर्स वेव होती है। लो जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, इधर से लो जरा इससे स्क्रीनशॉट इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया मैम हमने, आगे बढ़ जाते हैं। सो स्टूडेंट लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या हो जाएंगे बेटा आपके यहाँ पे, जैसे लाइट वेव्स एंड साउंड वेव्स, इसमें पार्टिकल और मीडियम जो ऑक्सीलेट है पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं डायरेक्शन, और यहाँ पे पार्टिकल और वेव की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है बेटा। ये बोल रहे बेटा एक साउंड वेव है जो ट्रैवल कर रहा है एट अ स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक साउंड वेव है बेटा जो कितनी स्पीड पर ट्रैवल कर रहा है बेटा, जो आपकी 340 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर ट्रैवल कर रहा है। इफ द वेवलेंथ ऑफ वेव इज 1.4 मीटर, ये बोल रहे बेटा जो अगर आपकी वेवलेंथ है वेव की वो 1.4 मीटर की है, सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो भाई जो फ्रीक्वेंसी है वेव की वो क्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। तो अगर मैं गिवन की बात करूँ बेटा यहाँ पे, तो गिवन में आप ये चीज़ ऑब्जर्व करना है बेटा कि यहाँ पे आपको स्पीड गिवन है, ठीक है, विच इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। ये बोले अगर वेवलेंथ जो है वो 1.4 मीटर की है तो वेवलेंथ हो जाएगा लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, कैसे निकालोगे बेटा इस वेव की फ्रीक्वेंसी, सोचो कैसे निकाल सकते हो। अब आप बोलेंगे मैम इतना तो आसान है, तो करके दिखाओ। तो बेटा आप क्या यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे वेव इक्वेशन को। तो बाय यूजिंग वेव इक्वेशन, बेटा वेव इक्वेशन को हम लोग यूज़ करेंगे विच इज़ v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा,
v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लेमडा। यस मैम, एफ आपको फाइंड करना है बेटा, तो लेमडा v के अपॉन में आ जाएगा, तो एफ इज इक्वल्स टू v अपॉन लेमडा। ठीक है, यस मैम। सो v क्या हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे, v आपका है यहाँ पे 340, लेमडा कितना है बेटा 1.4 मीटर, तो पॉइंट उड़ा के ऊपर 0 आ जाएगा आपका। अब आप 2 से इसको डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 2 7 सा, ये हो जाएगा 2 1 7 0 0, 2 1 सा 2, देन 1 आ जाएगा आपका 7, तो 2 7 सा 14 एंड 0 0। अब इसको 7 से काट लो बेटा, है ना, तो अब इसको 7 से काटोगे 1700 को, तो 17 2 सा 14, 7 में से 4 जाएंगे 3 आएगा, 0 उतारेंगे 17 4 सा 28, 2 आएगा, 0 लगाएंगे 17 2 सा 14, कितना आएगा बेटा 12 में से 14 जाएंगे 6 आएगा, पॉइंट लाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो 7 8 सा कर लो, 7 8 सा वो सॉरी 7 8 सा 56, तो क्या रहेगा आपका 4, क्या रहेगा बेटा ये आपका 4 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाओ, तो 7 5 सा 35, तो समथिंग आपका आ जाएगा 242.85। भाई देख लेना इसको एक बार खुद से भी, ठीक है। इतनी बेटा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी, इतनी हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, एक बार इसको देख लेना खुद से भी कैलकुलेशन पार्ट को। चलो फिजिक्स मैंने पूरी लगवा दी यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लो बेटा पहले इसका, 242.85, बिल्कुल बढ़िया आंसर आया। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है बेटा, बताइए सर आप मुझे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये बेटा बिल्कुल सेम होता है एज लाइक द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए देखते हैं बेटा, जैसे कि आपका क्या होता है, मान लीजिए ये आपके पास कोई वॉल है, कुछ भी है ना, यस मैम। तो जब इससे बेटा साउंड की वेव इंसिडेंट होगी यहाँ पे, सो दिस इज इंसिडेंट साउंड वेव, है ना, ये साउंड वेव टकरा रही है, जो आपने बोला, मान लो मैं बोल रही हूँ, तो दीज वेव, ये जो वेव है बेटा, ये मेरी इंसिडेंट साउंड वेव है, जो किसी सरफेस से टकराएंगी यहाँ पे रूम के। यस मैम, तो हम देखेंगे बेटा ये है आपकी इंसिडेंट साउंड वेव, और बेटा जब ये टकराएगी तो ये वापस चली जाएगी। यस मैम, तो ये क्या है, ये आपका रिफ्लेक्टर, ये आपका साउंड रिफ्लेक्टर है। सो बेसिकली ये वापस चली जाएगी बेटा, और इसको हम बोलेंगे बेटा आपका क्या, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। क्या कहेंगे हम इसको बोलेंगे बेटा आपका रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। अब क्या बेटा इनके बीच में क्या रहेगा, यहाँ पे नॉर्मल रहेगा। तो बेटा क्या कहता है, जैसे लॉ ऑफ मतलब कि रिफ्लेक्शन के लिए जो बोलता है बेटा, ऐसे ही साउंड के लिए भी रहेगा, ये ऑबे करता है सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे लाइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ऑबे करती है बेटा, ऐसे आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी मतलब कि सेम चीज़ों को ऑबे करेगा। तो क्या कहेगा बेटा, पहला द इंसिडेंट साउंड वेव द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल all lie on a same plane, all lie on a same plane at a point of incidence, at a point of incidence। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट कहता है बेटा, नेक्स्ट लॉ कि भाई देखो, आपने छोटी क्लास में एक चीज़ पढ़ी होगी, सेकंड लॉ जो है वो ये कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो बेटा जो एंगल इंसिडेंट साउंड वेव और नॉर्मल के बीच में बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड, और जो एंगल आपका रिफ्लेक्टेड साउंड वेव और नॉर्मल के बीच में बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, है ना। तो हम कहेंगे बेटा यहाँ पे दी एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड एंड the angle of reflection of sound both are equal, both are equal। ठीक है, सो ये हो जाएगा बेटा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। स्क्रीनशॉट लो भाई, बता दिया मैंने आपको, ले लिया बेटू, ले लिया।
यस मैम, हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। चलिए चलिए चलिए। सो वही बात है भाई, इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी की सारी एक ही प्लेन पर लाई करेंगे बेटा। फिर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और आपका ऑफ साउंड इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट आता है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड क्या होता है। ठीक है, क्या होती हैं सारी चीज़ें आपको ये बतानी है। चलिए भाई बताइए मुझे, जल्दी से बताइए। क्या क्या होती है बेटा ये आपकी। तो अब सबसे पहले आते हैं बेटा हम लोग किस पे, वेवलेंथ पर। किस पर आते हैं बेटा सबसे पहले हम लोग आते हैं वेवलेंथ पर। चलिए शुरू करते हैं वेवलेंथ से। तो वेवलेंथ क्या होता है बेटा, मान लीजिए ये आपके पास मैंने एक वेव बनाई, तो बेटा वेवलेंथ के मैं सामने एक डेफिनेशन लिखूंगी, उसको आपको देखना है। तो वेवलेंथ होता है द लेंथ ऑफ अ कंप्लीट वेव, मतलब एक सिंगल कंप्लीट वेव की जो लेंथ होती है बेटा उसी को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा लैम्डा से, और आपका मीटर में किसकी, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी एसआई यूनिट होती है आपकी मीटर, और आप इसको ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, तो अब देखो बेटा यहाँ पे ये आपकी कंप्लीट वेव क्या है। अब आप बोलेंगे कंप्लीट वेव बेटा यहाँ से देखो, यहाँ से इसमें एक क्रस्ट है और एक ट्रफ है। सो दिस इज अ कंप्लीट वेव, ये वन कंप्लीट वेव है बेटा, तो दिस इज द लैम्डा। यस मैम, ये आपका एक लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा 1। ये दूसरी हो जाएगी बेटा, ये दूसरी वेव हो जाएगी, तो दिस इज द लैम्डा 2, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो बेटा यहाँ से भी यहाँ तक आपका लैम्डा हो सकता है। देखो यहाँ से बेटा आप शुरू कर रहे हो ना, और यहाँ तक आप जा रहे हो, क्योंकि आपकी एक ये कंप्लीट हो गई है और ये हाफ पूरी हो जाएगी बेटा, तो ये भी आपका एक लैम्डा हो सकता है। ठीक है, यस मैम। अब एक होता है बेटा आपका एक कॉन्सेप्ट आता है लैम्डा बाई 2, मतलब कि हाफ लैम्डा कब होगा। तो देखो हाफ लैम्डा कब होगा बेटा, जब आप यहाँ से लोगे बेटा, मतलब कि आप अपने सेंटर ऑफ क्रस्ट से या सेंटर ऑफ कंप्रेशन रीजन से टू द एडजेसेंट रेयरफेक्शन रीजन, तो ये जो इतना रहेगा ना बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रहेगा आपका लैम्डा बाई 2, वेवलेंथ का हाफ। अब आप ये खुद ही देखना है भाई, मैं तो आपको कुछ भी, मतलब कि आप देखो सामने सब कुछ प्रैक्टिकली आपको बता के दिया है मैंने। ठीक है, आज अब समझ में आया बेटा आप लोगों को कि लैम्डा क्या है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। अब बात करते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी की। तो वेवलेंथ आ गया समझ में, यस मैम वेवलेंथ हो गया डन। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी, सेकंड है आपका क्या, वेवलेंथ पहला था, इसको हटा रही हूँ मैं यार। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी होता है बेटा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है बेटा आपका नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। बेटा पर सेकंड के हिसाब से जो आपके नंबर ऑफ वाइब्रेशंस रहते हैं वो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। क्या होती है बेटा, वो आपकी होती है फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम लोग यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं बेटा आपका कि मान लीजिए ये आपके पास क्या है, ठीक है, ये आपकी वेव है एक, दो बनाऊंगी मैं, अब मैं आपसे बोलूँ बेटा ये मान लो दोनों एक ही सेकंड में प्रोड्यूस हो रही हैं, ये भी एक सेकंड में प्रोड्यूस हुई है, ये भी एक सेकंड में प्रोड्यूस हुई है, ये जो वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं आपके सामने। अब मुझे आप इस चीज़ का आंसर करिए, आप मुझे इस चीज़ का आंसर करिए भाई कि यहाँ पर, ध्यान से सुनिए आप यहाँ पे, कि यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है। तो अब आपको समझ में आना चाहिए बेटा वाइब्रेशन या फिर आपके नंबर ऑफ साउंड वेव्स, नंबर ऑफ साउंड वेव्स आपकी पर सेकेंड कितनी प्रोड्यूस हो रही है ना। तो हम देखेंगे बेटा आपका यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी कम है और यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी कम है, यहाँ पे ज़्यादा बेटा, क्योंकि हम देख रहे हैं एक सेकंड में आप दोनों को देखेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ साउंड वेव ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है एज़ कम्पेयर टू पहले वाले पे। समझ में इतना पॉइंट आप लोग को स्क्रीनशॉट लो। फ्रीक्वेंसी आ गया समझ में। फ्रीक्वेंसी को मेजर किस में करते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज़ में मेजर करते हैं। इसको मेजर किस में करते हैं हम लोग, हर्ट्ज़ में मेजर करते हैं। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड से भी रिलेट करती है बेटा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t, 1/t। चले ओके, नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका किस पे, नेक्स्ट आता है हम लोग किस पे, टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड देखते हैं। टाइम पीरियड होता है बेटा बेसिकली कि आपकी एक कंप्लीट वेव बनने में कितना टाइम लगा।
ठीक है, दिस इज द टाइम पीरियड। तो आपकी जो कंप्लीट एक वन वेव होती है जब वो प्रोड्यूस होती है तो हम उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट आते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को देखते हैं बेटा। एम्पलीट्यूड, अब अगर मैं किसकी बात करूँ बेटा, अब अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूँ यहाँ पे, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज बेसिकली मान लीजिए ये मेरे पास एक वेव है, ठीक है। तो आप देखो बेटा यहाँ पर आप इसकी वेव के साइज को देखो, ये देखो आप यहाँ पे और इसको देखो। साइज, एम्पलीट्यूड इज बेसिकली द साइज ऑफ द वेव। द साइज ऑफ द वेव, ठीक है। वेव का जो साइज होता है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं हम उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे बेटा, इसका एम्पलीट्यूड लार्ज है और इसका एम्पलीट्यूड क्या है बेटा? इसका एम्पलीट्यूड स्मॉल है, इसका स्मॉल एम्पलीट्यूड है। क्या बेटू? इसका आपका स्मॉल एम्पलीट्यूड है। समझ में आता है इतना पॉइंट या नहीं आता? समझ में, जल्दी बताइए। आगे समझ में इतना पॉइंट? यस मैम। तो एम्पलीट्यूड भी हमें समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो वहाँ पे लगा हुआ भी है बेटा, हाई फ्रीक्वेंसी वेव, लो फ्रीक्वेंसी वेव, या एम्पलीट्यूड देखो आप यहाँ पे सब चीज़ों का। चलो, सो स्टूडेंट, वेवलेंथ क्या होता है? फॉर अ साउंड वेव द कंबाइंड लेंथ ऑफ ए कंप्रेशन एडजेसेंट रेयरफेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। जैसे इसमें देखेंगे बेटा, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगी बेटा आपकी? अरे दिस द यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट एक वेवलेंथ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। डन? यस मैम। इवन द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशंस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव रेयरफेक्शन आर इक्वल टू वेवलेंथ। वही बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आए, देन यहाँ तक गए, ठीक है। तो ये भी आपकी एक वेवलेंथ हो जाएगी। सो फ्रीक्वेंसी पाते हैं बेटा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और ऑक्सिलेशंस पर सेकंड। ये कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, मतलब कि पर सेकंड कितनी नंबर ऑफ वेव्स आपकी प्रोड्यूस हो रही हैं। दैट इज, इट इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव और साइकिल प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वेव को प्रोड्यूस करने में आपका जो टाइम लगता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा कि आपका टाइम पीरियड। अब देखो उसने यहाँ पे वाइब्रेशन भी लिखा है, बिकॉज आप वेव भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि भैया वन वेव का फॉर्मेशन कर रहे हैं या फिर आप वन वाइब्रेशन को क्रिएट करें, इट मीन्स द सेम थिंग। सो इसको आप सेकंड में मेजर करते हैं। एम्पलीट्यूड की बात करें बेटा, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मेन ओरिजिनल पोजिशन। मान लो ये एक पार्टिकल है, ये इधर साइड वाइब्रेट हुआ और ये इतना वाइब्रेट हुआ, तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन तो ये है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना वाइब्रेट हुआ, यही एम्पलीट्यूड है। साइज ऑफ द वेव यही तो है भाई, क्योंकि इसके बेटा इसके वाइब्रेशन से ही तो हमें वेव मिलती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 12। साइट एंड एक्सपेरिमेंट टू शो दैट साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ठीक है, आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू बेटा शो करना है कि भाई साउंड को ज़रूरत होती है बेटा, साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। प्रोपगेशन के लिए उसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। इसको आप पता है कैसे कर सकते हैं? आपको अगर याद हो, मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी जहाँ पे मैंने आपको बोला था एक बच्चा है और उसने क्या किया है, उसने, आपको क्या करना है बेटा, आप एक बच्चे को खड़ा कर दो यहाँ पे ऐसे साइड में, ठीक है, और आप यहाँ पे क्या करो बेटा, आप यहाँ पे एक बेल, मतलब एक जार, गैस जार ले लो, इसमें एयर हो, और इसमें आप एक रिंगिंग बेल रख दो, या फ़ोन या क्लॉक, जो भी आप रखना चाहो यार, अब मैं जो भी बना रही हूँ, बस ये रिंग करनी चाहिए जो भी आप रख रहे हो यहाँ पे, है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या है बेटा, इस जार के अंदर, ये जो आपने जार लिया है इसके अंदर एयर है, एयर प्रेजेंट। तो हम देखेंगे बेटा जब ये रिंग करेगी जब ये रिंग करेगी तो ये जो पर्सन है ये उसको सुन पाएगा, क्योंकि बेटा हमने देखा यहाँ पे एयर प्रेजेंट थी, तो एयर प्रेजेंट थी बेटा, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, एयर के प्रेजेंट होने की वजह से जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे, क्या बेटा, जो आपके एयर के मॉलिक्यूल्स थे, वो एयर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे बेटा, वो एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, और उनके वाइब्रेट होने की वजह से बेटा, क्या उनके वाइब्रेट होने की वजह से हम देखेंगे साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी और सोर्स से रिसीवर तक पहुंचेंगी। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे इजीली कर सकते हो। अब क्या करो बेटा, आप यहाँ पे आप एक और आप जार लो और उससे ना उसकी सारी एयर निकाल दो विद द हेल्प ऑफ द वैक्यूम। यहाँ पे आप वैक्यूम वगैरह लगा लो, वैक्यूम क्लीन वो जो आता है ना, वैक्यूम पंप जो आता है, उसकी हेल्प से यहाँ से सारी एयर निकाल लो। तो अब इसके अंदर नो एयर, और इसके अंदर सेम यही सेटअप करो। ठीक है, हम देखेंगे बेटा क्या करोगे आप, सेम यहीं पे इसके अंदर ये सेटअप करोगे। एक मिनट को,
छोड़ो यार, ठीक है। और बेटा ये रिंग करेगी यहाँ पे, जब भी रिंग करेगी बेटा, और यहाँ पे जो बच्चा खड़ा है जब इसको सुनेगा तो इसको सुनाई नहीं आएगी, इसको सुनाई नहीं आएगी बेटा, क्योंकि एयर ही नहीं है तो नो पार्टिकल्स। बेटा पार्टिकल्स नहीं है तो नो वाइब्रेशन, पार्टिकल्स नहीं है तो नो वाइब्रेशन। अब अगर बेटा वाइब्रेशन नहीं हो पाएगी यहाँ पे तो हम देखेंगे बेटा नो साउंड वेव्स, नो साउंड वेव। समझ में आ गया बेटा ये वाला पॉइंट। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके ये बोल सकते हैं बेटा कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो मीडियम नहीं होगा तो बेटा साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे साउंड को देखो मीडियम मिल गया ना बेटा, आपने एयर और आपने वैक्यूम से प्रूव कर दिया, एयर और वैक्यूम को लेकर आपने यहाँ पे प्रूव कर दी चीज़, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो। तो टेक एन इलेक्ट्रिक बेल और एयर टाइट ग्लास बेल जार। द इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड इनसाइड द एयर टाइट बेल जार, जहाँ पे एयर है। द बेल जार इज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पम्प। अब बेल जार को वैक्यूम पम्प से कनेक्ट कर दो। इफ़ यू प्रेस द स्विच यू विल बी एबल टू हियर द बेल। नाउ स्टार्ट द वैक्यूम पम्प। अब वैक्यूम पम्प को स्टार्ट करो और सारी एयर जो है जार की वो निकाल लो। When the air is in the jar is pumped out gradually, जब आप धीरे धीरे निकालोगे बेटा तो आवाज़ भी धीमी 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 होती चली जाएगी। So the sound become fainter although the same current is passing through the bell, है ना। आफ्टर सम टाइम बेटा कुछ टाइम बाद आप देखेंगे जब बहुत ही कम एयर होगी बेल के अंदर तो आपको बहुत ही फीबल साउंड सुनाई देगा। नाउ इफ़ यू इवैक्यूएट द बेल जार नो साउंड इज हर्ड। और अगर आप पूरा निकाल दोगे बेटा तो आपको बिल्कुल भी कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब सुनाई देगा। तो रिजल्ट आपका द अबव मेंशन्ड एक्टिविटी शो दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपेगेट। तो इस एक्टिविटी से आप क्या पता कर रहे हैं बेटा, या आप ये चीज़ कंक्लूड कर रहे हैं कि भाई साउंड को किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा, एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है फॉर इट्स प्रोपेगेशन, फॉर इट्स प्रोपेगेशन। चले ओके, नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। तो बेटा व्हेन अ वाटर ट्रैवल्स फ्रॉम वन, अच्छा व्हेन अ वेव, ओके यहाँ खड़ी हूँ ना मैं यहाँ पे। सो व्हेन अ वेव ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, बेटा जब जो आपकी वेव होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ ट्रैवल करती है, सो द वेवलेंथ चेंजेस बट नॉट द फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ आपकी चेंज हो रही है बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है। ओके, सो द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड डिस्टर्बेंस 30 सेंटीमीटर इन एयर एंड ऑफ द वेव वेलोसिटी इज इतना, what will be the wavelength of their disturbance in helium and water, the speed of a sound in helium is इतना and water में इतना। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं बेटा आपकी वेवलेंथ तो आपकी चेंज हो रही है जब आपकी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी वो चेंज आपकी होती हुई हमें नहीं नजर आ रही है। तो आपसे क्या पूछें, आपको क्या कैलकुलेट करना बेटा, आपको कैलकुलेट करना है स्पीड, वो हाउ विल बी द वेवलेंथ ऑफ देयर डिस्टर्बेंस इन हीलियम, मतलब हीलियम और वाटर में वेवलेंथ कितनी होगी, क्या वेवलेंथ कितनी होगी। और यहाँ पर आपको स्पीड भी गिवन है बेटा, ठीक है, किसमें, स्पीड ऑफ साउंड गिवन है बेटा हीलियम के अंदर, स्पीड ऑफ साउंड गिवन है आपको यहाँ पे वाटर के अंदर। तो आपको पता है बेटा वेवलेंथ ऑफ साउंड डिस्टर्बेंस कितना गिवन है बेटा, आपको 30 सेंटीमीटर साउंड डिस्टर्बेंस के लिए वेवलेंथ आपको गिवन है। वेव वेलोसिटी गिवन है बेटा, सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्योंकि अगर आपको हीलियम और वाटर के लिए बेटा क्या निकालना है, हीलियम और वाटर के लिए अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है तो आपको ये बोल रहे हैं ना फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, तो एक बार फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे तो वो दोनों मीडियम्स के लिए चल जाएगी, मतलब हीलियम के लिए भी चल जाएगी बेटा वो आपकी, और वो आपकी किसके लिए चल जाएगी, वो आपकी वाटर के लिए भी चल जाएगी नहीं चल जाएगी, बस बिल्कुल मैम। तो आपको उसके लिए इन्होंने डेटा दे रखा है, जैसे इन्होंने 30 सेंटीमीटर की वेवलेंथ दे रखी है एयर में, ठीक है, और वेव की वेलोसिटी दे रखी है एयर में, तो उसके हेल्प से आप एयर में फ्रीक्वेंसी निकाल लो, फ्रीक्वेंसी थोड़ी चेंज हो रही है आपकी। तो जैसे आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे बेटा वहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद नेक्स्ट में आप पुट कर देना। अब देखो मैं बताती हूँ कैसे करना है आप इसको। तो आपको बेटा यहाँ पे पहले लिखो गिवन क्या क्या है। तो गिवन में बेटा आपको क्या क्या गिवन है, गिवन में आपको वेवलेंथ गिवन है, देखो वेवलेंथ चेंज हो रही है और वेवलेंथ आपको कितनी गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो लैम्डा आपको गिवन है विच इज 30 सेंटीमीटर। देखो इस सेंटीमीटर में गिवन है, आपको सबसे पहले इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। सो आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो 30/100 हो जाएगा ये मीटर, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ये आपका निकल कर आया कितना 0.3 मीटर। तो वेवलेंथ आ गई आपकी। फिर आपको क्या गिवन थी स्टूडेंट, आपको स्पीड ऑफ, मतलब आपको वेलोसिटी गिवन है, वेव वेलोसिटी गिवन है, तो विच इज बेसिकली 340 मीटर पर सेकेंड। डन। अब ये पूछ रहे हैं आपकी वेवलेंथ क्या होगी हीलियम में और साउंड उसमें वाटर में, तो आपको पता है इसमें वही बोला फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी निकाल ली तो वही फ्रीक्वेंसी हीलियम की होगी, वही फ्रीक्वेंसी वाटर में होगी साउंड की। तो आप क्या करो, आप वेव इक्वेशन को यूज करो, बाय यूजिंग वेव इक्वेशन, बेटा वेव इक्वेशन का इस्तेमाल करो। वेव इक्वेशन क्या कहता है, वेव इक्वेशन ये कहता है आपसे कि v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। डन, यस मैम। फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी तो लैम्डा अपॉन में आ जाएगा, तो v अपॉन लैम्डा। तो v आपको कितना गिवन है स्टूडेंट, v आपको गिवन है यहाँ पे 340, लैम्डा आपको कितना गिवन है स्टूडेंट 0.3, पॉइंट उड़ा के ऊपर 0 आ जाएगा।
अब आप इससे इसको काट लो या फिर आप इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हो, जिससे कि आपको आगे ईजी हो जाए कैलकुलेशन। पर अगर आप काटना चाहते हो तो आप काट सकते हो, जैसे 3 1 3, फिर 4 है तो 3 1 3, फिर 1 आएगा तो आपका और कुछ तो है नहीं, तो पॉइंट लाके आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट लाके आप 0 बढ़ाएंगे तो आपका 11 पॉइंट कितना आएगा आपका यहाँ पे 11.33 के समथिंग आ जाएगा। बट आप इसको ना भी काटेंगे, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं बेटा। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ऐसे इसलिए छोड़ने के लिए बोल रही हूँ, इससे आसानी हो कैलकुलेशन करने में, फर्दर कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी निकल कर आ गई। चलो पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे स्टूडेंट, आपका वेवलेंथ है साउंड का, ये वेलोसिटी है ये, ठीक है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो 3400/3। अभी आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी आपसे पूछ रहे हैं हीलियम में व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ हीलियम एंड वाटर, मतलब वेवलेंथ क्या होगी हीलियम में और वाटर में साउंड की। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे हीलियम में। तो स्टूडेंट हीलियम में आपको क्या क्या बना है, फ्रीक्वेंसी हमने अभी निकाल ली तो वो तो सेम ही रहेगी ना, बोल रहे हैं ना फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी विच इज 3400/3। डन। फिर आपको पता है स्टूडेंट इसने आपको दी है क्या, वेलोसिटी विच इज 970 मीटर पर सेकेंड लिखी है ना उसने, यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड लिखा है, तो विच इज बेसिकली वेलोसिटी, स्पीड जो है आपकी। सो नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं लेमडा। टू कैलकुलेट आपको क्या करना है स्टूडेंट, टू कैलकुलेट लेमडा आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो वेव इक्वेशन क्या है, वेव इक्वेशन होती है v इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपके पास है बेटा यहाँ पे, ये आपको है गिवन, लेमडा आपको कैलकुलेट करना है, तो लेमडा इज इक्वल्स टू v/f हो जाएगा। v आपको कितना गिवन है बेटा, v आपको गिवन है 970 बाय f कितना आएगा 340/3, 340 मतलब 3400/3। तो बेटा आप इस 3 को ऊपर ले जा सकते हैं, है ना, इस 3 को आप यहाँ ले आओ, तो 970 इंटू 3/3400, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। डन। अब आप इसको सॉल्व कर लो, मान लो मैं इसको 3 से काटती हूँ, 3 1 3, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका 3 1 3, फिर पॉइंट लाके आप 0 बढ़ाएंगे तो नीचे आपका कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो 11.3 मान लो, 11 मान लो, मैं इसको अप्रॉक्सीमेशन में 11 मान रही हूँ। तो जब आप इसको काटोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट आपका 11 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 8 समथिंग कुछ अप्रॉक्सीमेशन 11 8 88 होगा, तो आंसर आपका 8 के अप्रॉक्स में आएगा। देखो देखो आ रहा है ना यहाँ पे, बट अभी आपको पता है वो डेसिमल वगैरह हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे उसका। समझ गए वाला पॉइंट है नहीं समझ गए आप लोग, समझे ना ये वाला पॉइंट है नहीं समझे, बिल्कुल समझ गए मैम, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 0.856 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसका आगे कैलकुलेशन देख लेना। आप निकालेंगे बेटा वाटर में, तो वाटर में आपको लेमडा निकालना है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है विच इज 3400/3, स्पीड कितनी गिवन है 1450, तो वी आपको गिवन है 1450। सेम वैसे ही करो, वेव इक्वेशन लिखो। वेव इक्वेशन क्या कहती है आपसे, वेव इक्वेशन आपसे कहती है बेटा v इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। डन। सो आपका v कितना हो जाएगा, v आपका है 1450, लेमडा आपको कितना गिवन है बेटा, लेमडा आपको कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी आपकी है 3400/3। डन, यस मैम। तो अब आपको लेमडा अगर कैलकुलेट करना है तो आपका नीचे की तरफ आएगा, तो विच इज 1450 अपॉन मल्टीप्लाई 3 और अपॉन में आएगा 3400। डन। 0 से वाला 0 काट दो। अब आप इजीली कैलकुलेट इसको कर ही सकते हो बेटा, और आपका आंसर लगभग आएगा 1.28 मीटर। कितना आएगा बेटा, लगभग आपका आंसर 1.28 मीटर आएगा। अगर आप काटना चाहते हो आप काट सकते हो, आप पहले इसकी 145 की मल्टीप्लाई 3 से कर लो, है ना। जैसे आप 145 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो होगा 5 3 से 15, 1 कैरी, 4 3 से 12, 12 में 1 13, 3 1 3, 3 में 1 4, तो आएगा आपका निकल के स्टूडेंट क्या 435। कितना आएगा ये आपका निकल कर आएगा 435 अपॉन 340। तो जब आप 340 से 435 को काटेंगे, ठीक है। अब आप इसको काट सकते हैं, देखो काटोगे कैसे आप, यहाँ पे आपके पास है 435, आप इसको काटोगे 340 से, तो 340 1 340। डन। यहाँ पे आएगा आपका 5 निकल कर, फिर आपको यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा विच इज 13 में से 4 जाएंगे तो आपका कितना आएगा बेटा, ये 9 आएगा निकल के। कितना आएगा आपका ये, यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा निकल के। डन, यस मैम। अब पॉइंट लाके आपको यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो आप देख ही रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि 343 ज़्यादा हो जाएगा, तो 342 देख लो, तो 200, 4 2 8, 3 2 6। अब 343 करेंगे तो 300, 4 3 12, 1 3 3 9, 9 में 1, ये ज़्यादा आ गया, तो मतलब यहाँ पे आएगा आपका कुछ 2। वैल्यू क्या आएगी आपकी यहाँ पे आएगी आपकी 2, विच इज़ कितनी आ रही थी बेटा, वो 342 कितनी आ रही थी, 200, 4 2 8, 680 आ रही थी। माइनस करेंगे 0, 15 में से 8 कितना जाएगा, 15 में से जब 8 जाएगा तो कितना आएगा बेटा आपका यहाँ पे, जल्दी बताओ 7 आएगा यहाँ पे। यस मैम 7 आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। आपने एक कैरी इधर ले रखा तो यहाँ पे हो गया 8, 8 में से आपका 6 जाएगा तो 2 आएगा।
डन, यस मैम। फिर आप 0 बढ़ा सकते हैं और आपका आंसर आपको पता है क्या आएगा। फिर आप जैसे 0 बढ़ाएंगे तो 348 आप करके देखो, 8 0 0 8 4 32, 3 कैरी, 8 6 24, 24 में 3, 2720 समथिंग अप्रॉक्सीमेशन आपका आंसर आएगा 1.2, जैसे इनका आ रहा है 1.28 मीटर। सो आंसर आपका कितना आ जाएगा बेटा, 1.28 मीटर आ जाएगा। डन, चलो समझ में आ गया वाला पूरा पॉइंट। यस मैम समझ में आ गया। क्वेश्चन आ जाएगा बेटा ऐसा, मुझसे मत बोलना, बिल्कुल आ जाएगा, इसलिए लेकर आई थी मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, अ कॉर्क ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर मूव्स अप एंड डाउन कंप्लीटिंग 5 वाइब्रेशंस इन 4 सेकंड। ठीक है, एक कॉर्क है बेटा जो वाटर के सरफेस पर मूव कर रहा है अप एंड डाउन, और उसने 5 वाइब्रेशन कंप्लीट करे हैं 4 सेकंड के अंदर। तो फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हो आराम से यहाँ पे। यस मैम। द वेव्स ट्रैवल फ्रॉम अ कॉर्क टू शोर, जो वेव है बेटा जो कॉर्क से शोर तक गई, किराने तक गई हैं, विच इज़ 20 मीटर अवे, दूर तक गई हैं, और इन 10 सेकंड में गई हैं। कैलकुलेट स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। क्या क्या कैलकुलेट करना है बेटा आपको, स्पीड भी कैलकुलेट करनी है आपको यहाँ पे, आपको बेटा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी है, आपको वेवलेंथ भी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले देखो, ऐसे क्वेश्चन को डील करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। ऐसे क्वेश्चन को डील करने की सबसे सिंपल ट्रिक होती है कि आप देखो आपको गिवन क्या क्या है। आप बेटा आपको नंबर ऑफ वाइब्रेशंस गिवन है, 5 वाइब्रेशंस हुए हैं, 4 सेकंड में हुए हैं, तो इसके हिसाब से आप इजीली फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। नेक्स्ट, कितनी वेव ने ट्रैवल करा है बेटा, ट्रैवल जो हुआ है, वेव ट्रैवल फ्रॉम अ कॉर्क टू द शोर विच इज 20 मीटर अवे इन 10 सेकंड्स। ठीक है, तो वेवलेंथ इज बेसिकली आपकी जो वेवलेंथ हो जाएगी बेटा वो क्या होती है, एक वेव की कंप्लीट मतलब जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ ए वन वेव। ठीक है, देन आपको क्या निकालना बेटा, स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी, 20 मीटर कवर करी है उसने 10 सेकंड के अंदर। तो इस तरीके से बेटा आप इसको करके सॉल्व कर लो। तो देखो, एक वाइब्रेशन के लिए रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन के लिए आपको 4/5 सेकंड लगेंगे। ठीक है, यस मैम, 4 या 5 सेकंड। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे इसने 4 सेकंड दे ही रखा है, तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, तो एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा बेटा, विच इज इक्वल टू टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4/5 सेकंड। ठीक है, यस मैम, ये हो जाएगा आपका। सो नेक्स्ट आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा विच इज़ 5/4 सेकंड। तो आप यहाँ से बेटा ईजिली अपनी फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। ठीक है मैम, आप देखो ना यहाँ पे उसने 5 वाइब्रेशन बोला 4 सेकंड में, वो 5 वाइब्रेशन को कंप्लीट कर रहा है बेटा 4 सेकंड के अंदर। समझ रहे हो मेरा पॉइंट यहाँ पे। यस मैम, तो हम ये देखेंगे बेटा आपके एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए उसको 4/5 सेकंड लगेंगे। अगर वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा तो 4/5 सेकंड लगेंगे। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा बेटा, विच इज इक्वल टू टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा बेटा, 4/5। अब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t, तो ये आपका 4/5 है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 5/4। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे बेटा तो आपकी निकल कर आएगी 4 1 4, पॉइंट लगे 0 आएगा 1.2, 4 2 8 एंड 5, तो 1.25 सेकेंड्स, नहीं हर्ट्ज। ठीक है, तो इतनी क्या आ जाएगी बेटा, इतनी आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी निकल के, आ जाएगी नहीं आ जाएगी। यस मैम, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी निकल के, लैम्डा नहीं है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट बेटा अब क्या पूछें आपसे, ये अब डिस्टेंस उसने 20 मीटर ट्रैवल करा, टाइम लिया उसने 10 सेकंड का। आपसे स्पीड पूछ रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे भैया ये तो सबसे सिंपल है। तो डिस्टेंस कितनी कवर करिए, 20 मीटर, टाइम लिया 10 सेकंड का, तो 2 सेकंड मतलब 2 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड रहेगी। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई और आपके पास वी भी आ गया। अब आपको लैम्डा पूछना है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, वेव इक्वेशन क्या होती है बेटा, वेव इक्वेशन होती है आपकी वी इज इक्वल्स टू, वेव इक्वेशन क्या होती है, वी इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ। तो लैम्डा कितना है बेटा, लैम्डा आपका आया, लैम्डा आपको कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू वी अपॉन एफ। वी आपका कितना है 2, एफ आपका कितना आया था 1.25। पॉइंट उड़ा के ऊपर 2 0 लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल मैम। अब आप इसको 5 से काट लो, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 25, 25 से 40 काटेंगे तो 25 1 ज़ा 25, क्योंकि 2 ज़ा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 15, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 25 कितना हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 6 टाइम करके देखते हैं, 25 6 ज़ा, तो 6 5 ज़ा 33, 6 2 ज़ा 12, 12 1 3 150, कितना रहेगा 6 टाइम 150 पूरा आ जाएगा। तो आंसर विल बी 1.6 मीटर। तो लैम्डा कितना हो जाएगा बेटा 1.6 मीटर हो जाएगा। ऐसे इन क्वेश्चंस को डील करना है। ऐसे इन क्वेश्चन को बेटा आपको डील करना है। स्क्रीनशॉट लो, इजी है बेटा, इजी है, ट्रिकी नहीं है, इजी है। तो आपकी स्पीड आ गई, वेवलेंथ आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एक ऑब्जर्वर है फार अवे फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, वो दूर है रेलवे स्टेशन से। हियर एट द ट्रेन स्टार्टिंग, उसने सुन लिया बेटा कि ट्रेन स्टार्ट हो गई है। द साउंड अराइव बोथ फ्रॉम स्टील रेल्स, साउंड जो है बेटा वो दोनों स्टील रेल से आ रहा है थ्रू एयर विद टाइम डिफरेंस ऑफ 3.5 सेकेंड। ठीक है,
एयर से और स्टील रेल से, जो रेल की ट्रैक लाइन होते हैं वहाँ से भी साउंड आ रहा है और एयर से भी आ रहा है, बट टाइम डिफरेंस है 3.5 सेकंड का। हाउ फार इज़ द रेलवे स्टेशन फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से रेलवे स्टेशन कितना दूर है। द स्पीड ऑफ ए साउंड इन एयर एंड स्टील इज़ इतना, ठीक है। स्टील और एयर का यहाँ पे आपको क्या दे रखा है बेटा, आपको अरे ठीक है, स्टील और एयर का यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, आपको साउंड मतलब स्पीड भी दे रखी है कि साउंड की स्पीड कितनी है। अब आपसे क्या पूछें, वो पूछें हाउ फार इज़ द रेलवे स्टेशन फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से बेटा रेलवे स्टेशन कितना दूर है। अब आप देखो आपको गिवन क्या क्या है बेटा, आपको यहाँ पे टाइम गिवन है, आपको यहाँ पे क्या गिवन है, आपको यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, वी की वैल्यू गिवन है। तो आप किस तरीके से बेटा डिस्टेंस को निकालेंगे, तो देखो लेट द डिस्टेंस बिटवीन रेलवे स्टेशन और ऑब्जर्वर डी। अब हमें नहीं पता ना कि भैया कितनी डिस्टेंस है, वो तो आपको कैलकुलेट करनी है, तो उसको आपने डी मान लिया। अब जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर के अंदर वो कितनी गिवन है बेटा, आपको 340 मीटर पर सेकेंड। तो आपका कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय साउंड इन एयर, तो वो आप निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम से, है ना। तो डिस्टेंस और स्पीड भी आपको गिवन है, साउंड इन स्टील। तो अब हम करके बेटा देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा डी अपॉन 340 मीटर। देखो यहाँ पे पॉइंट क्या होता है बेटा, पॉइंट यहाँ पर ये होता है आपका। अब देखो आपको ये नहीं पता कि डिस्टेंस कितना है, तो उसको तो आपको डी मानना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा है, डिस्टेंस को रेलवे स्टेशन और ऑब्जर्वर के बीच में डी मान लिया है। अब आपको स्पीड ऑफ साउंड गिवन है एयर में, वो होता है आपका 340 मीटर पर सेकेंड, गिवन है नहीं गिवन है। तो क्या आप टाइम टेकन निकाल सकते हो, टाइम टेकन बाय साउंड इन ईयर, कि उसने कितना टाइम लिया है, हैं। तो आप टाइम टेकन कैसे निकालोगे, आप लोग को पता है स्टूडेंट कि आपका जो टाइम होता है वो क्या होता है आपका, आपको पता है स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होती है बेटा स्पीड, स्पीड आपकी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। डन, यस मैम। अब आपको पता है स्टूडेंट आपको निकालना है टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू एस अपॉन वी आ जाएगा। स्पीड आपको कितनी गिवन है स्टूडेंट, स्पीड आपको गिवन है 340, है ना। और आपने डिस्टेंस कितनी मानी है, डिस्टेंस मानी है आपने डी, डिस्टेंस आपने कितनी मानी है, डी मानी है, और स्पीड आपको गिवन है 340, ठीक है। यस मैम, तो ये हो गया आपका टाइम टेकन, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइम टेकन, समझ गए वाला पॉइंट आप लोग। यस मैम, ये हो गया आपका टाइम टेकन। जैसे वो बोल रहे हैं ना कि साउंड अराइव फ्रॉम बोथ स्टील रेल्स एंड थ्रू एयर, तो एयर में आपका टाइम टेकन हो गया इतना। अब आप निकालेंगे स्टील के लिए, किसके लिए निकालेंगे स्टूडेंट, अब आप लोग निकालेंगे स्टील के लिए। तो स्टील में स्पीड ऑफ साउंड कितना गिवन है आपको, 5130 गिवन है, तो आपको उसके लिए टाइम टेकन निकालना पड़ेगा, तो विच इज एस बाई वी। तो स्पीड आपको कितनी गिवन है, स्पीड तो आपकी वही रहेगी डी, मतलब स्पीड करी सॉरी डिस्टेंस तो आपको डी ही माननी पड़ेगी ना। यस मैम, वी आपको कितना गिवन है 5130। बन गई यहाँ से दो इक्वेशन, ये बन गई हमारी इक्वेशन 1, ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। बन गई नहीं बन गई, बिल्कुल बन गई। मैं अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑब्जर्वर जो है वो रेलवे स्टेशन से दूर है, ठीक है। तो साउंड अराइव बोथ फ्रॉम द स्टील एंड थ्रो रेल विद अ टाइम डिफरेंस ऑफ इतने टाइम डिफरेंस से वो उस बंदे के कानों तक आ रही है। सो हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर से रेलवे स्टेशन कितना दूर था। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आपको ये सारी गिवन है, तो आप क्या निकाल दो बेटा, अब आप यहाँ से इजीली क्या निकाल सकते हो, डी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप डी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको डी कैलकुलेट करना है। देखो टाइम डिफरेंस आपको गिवन है साउंड ऑफ मतलब कि स्टील के साउंड में और एयर के साउंड में कितना गिवन है, विच इज 3.5। तो आप क्या करो यहाँ पे टाइम डिफरेंस के थ्रू निकाल दो, आपको डी ही तो कैलकुलेट करना है। तो टाइम डिफरेंस आपको कितना गिवन है बेटा, वो आपको गिवन है 3.5 इज इक्वल्स टू, अब आप क्या करो यहाँ पे, अब आप एयर में से स्टील का माइनस कर दो, तो एयर का कितना है डी अपॉन 340 माइनस डी अपॉन 5130। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना है बेटा डी, और डी हम इसी तरीके से निकाल पाएंगे, ठीक है। यस मैम, हम लोग यहाँ से इसी तरीके से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एलसीएम लेकर। देखो इसको तो ऐसे ही रहने, तो आपको पता है ना एलसीएम हम लोग कैसे लिखते हैं, आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 340 मल्टीप्लाई बाय 5130। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको कितना आएगा 5130 डी माइनस 340 डी, 340 डी। यस मैम, अब सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर लो, कैसे करोगे, ठीक है। डी को आप इसमें से इसको माइनस करके डी आपका एक आ जाएगा, और ये वाली सारी चीज़ें आप इधर ले आओ, तो 3.5 ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, 340 मल्टीप्लाई बाय 5130 इज इक्वल टू, जब आप इसको माइनस करोगे ना 5130 माइनस 340, जब आप माइनस करोगे बेटा तो ये 0 का 0 रहेगा, ठीक है। 13 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 में से 3 जाएंगे 7 आएगा, तो 4790 डी आपका ये हो जाएगा। अब आप क्या करो, अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो देखो पॉइंट उड़ा के पहले तो नीचे आप डेसिमल बढ़ा वो 0 कर लो ऐड, तो 0 से वाला 0 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा मैम आपका ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास बच रहा है क्या, आपके पास बच रहा है 35 इंटू 34 इंटू 5130 और अपॉन में आपका 4790 आ जाएगा इज इक्वल्स टू डी। तो 0 से 0 कैंसिल कर लो बेटा, तो अब आपके पास सिर्फ इतनी वैल्यूज बची और आपको डी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा आपको आपका इजीली डी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा मैम। इतनी कैलकुलेशन कर ली, आगे का सॉल्व कर दूं, ओके चलिए आगे का सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ से।
तो अब हम लोग यहाँ से आगे का सॉल्व करेंगे। तो अब देखो अब क्या क्या बच रहा है आपके पास। अब आप यहाँ पे देखो आपको बच क्या क्या रहा है, 35, 34, 513 और 479। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन बहुत ही खतरनाक हो चुकी है, तो मैं चाहती हूँ आप ये खुद ही करें। चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो 35, अब देखो कोई सा कट रहा है क्या, आप देख सकते हो कोई सा कट रहा हो तो 5 और 1 6, 6 और 3 9। इसको देखो 7 और 4 11, 11 और 9 20, ये भी नहीं कट रहा, 3 से तो नहीं जा रहा है, 5 और 3 8, ये भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो 35 की मल्टीप्लाई बेटा 34 से कर लो, 35 की मल्टीप्लाई क्या करो, 35 की मल्टीप्लाई कर लो 34 से। तो 4 5 से 22 कैरी, 4 3 से 12, 12 में 2 14, 5 3 से 15 1 कैरी, 3 3 से 9, 9 में 1 1 0, तो 0 4 और 5 9, तो ये आएगा आपका 1190, 1190 मल्टीप्लाई बाय 513। तो अब क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 513 से, कर दो भाई। अब क्या ही कर सकते हैं, 9 3 से 27 2 कैरी, 3 1 से 3, 3 में 2 5, 3 1 से 3, 10911, फिर ये 50, 5 9 से 45 4 कैरी, 5 1 से 5, 5 में 4 9 एंड 5 1 से 5, तो यहाँ पर कितना आएगा निकल कर 0 7, 9 और 5 कितना हो जाएगा बेटा आपका 14 हो जाएगा, 1 कैरी। ठीक है, तो 5 5 और 5 10, 1 11 और 1 6 1 0 4 7 0। अब आप इसकी डिवाइड सिंपली किससे कर लो, 479 से कर लो। अरे यार अब तो कर ही लोगे, अब तो कर ही लोगे, हाँ जी अब कर लोगे आराम से, यस मैम। तो 479 से अगर आप इसकी डिवाइड करोगे विच इज 610470, तो कर लो भाई, ये वंजा तो चला ही जाएगा ना 479 टाइम। ठीक है, इसको सॉल्व करो, आपका आंसर समथिंग हो जाएगा निकल कर लेना भाई, इतनी आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो इतनी डिस्टेंस है ऑब्जर्वर और रेलवे स्टेशन के बीच में, स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब वो 1 किलोमीटर की दूरी पे तो है। चलिए भाई, तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस अमेजिंग एंड वंडरफुल सेशन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर साउंड। आज आपकी फिजिक्स सक्सेसफुली खत्म होती है क्लास साइंस स्टूडेंट्स। मैंने अपना प्रॉमिस कंप्लीट कर दिया है, मैंने आपको अच्छी तरीके से आपकी पूरी साइंस करवा दी है। तो स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वे यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं बेटा, तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान इन बोर्ड से आते हैं स्टूडेंट, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस। ई बुक से नी नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप ग्रैब कर सकते हैं। और हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू बेटा आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए। और चैनल की ताज़ा खबरें आपको मिलती हैं कहाँ पर, कम्युनिटी पोस्ट पर। सो भाई मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।